हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च हब। आज हम द हिंदू का आर्टिकल रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स एज अ पैंडेमिक लेसन ये पढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। इसको सुजन आर चिनॉय जी ने लिखा है। इसमें आपसे सप्लाई चेन के बारे में बात की जाएगी, इंटरनेशनल सप्लाई चेन, और इसके बाद इंपोर्ट डिपेंडेंसी पे बात की जाएगी और इंडिया यहाँ पे कहाँ ठहरता है इसके बारे में बात की जाएगी। और बाद में आपको एक ऐसे राइटिंग के लिए टॉपिक दिया जाएगा जो इससे रिलेटेड होगा, उस पर आपको ऐसे लिखना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सप्लाई चेन होता क्या है। सप्लाई चेन का मतलब होता है कि जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन से लेके कहाँ तक, कंज्यूमर तक, जहाँ उसको कंज्यूम किया जा रहा है। तो इसमें जो बीच में जितनी भी लिंक्स होती हैं उन लिंक्स को जोड़ दिया जाए तो फिर उसको सप्लाई चेन बोलते हैं। तो पहले क्या होगा, पहले प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर के पास रिटेलर के पास जाएगा और रिटेलर के बाद कहाँ पे, कंज्यूमर के पास जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चेन, सप्लाई चेन बोलते हैं। अब आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से सप्लाई चेन काफ़ी हद तक डिसरप्ट हुई है, क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी बाउंड्री को सीज करके रखा हुआ है। इसमें जो राइटर बताते हैं वो डिसरप्शन दो प्रकार का बताते हैं। एक तो नेचुरल, प्राकृतिक डिसरप्शन है, तो प्राकृतिक अवरोध या बाधा है। दूसरा क्या है, मैन मेड, तो मानव जनित है दूसरा। नेचुरल का एग्जांपल कोविड-19 अपने आप में खुद है, क्योंकि एक नेचुरल घटना है जिसकी वजह से ये स्थिति पूरी दुनिया को उसका सामना करना पड़ रहा है और ट्रेड भी इससे प्रभावित हुआ है। और दूसरा एग्जांपल इसमें एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल दे रखा है। 2011 में क्या हुआ था कि जापान में अर्थक्वेक और सुनामी दोनों साथ में आए थे। इसकी वजह से ट्रेड जो होता था जापान का अदर कंट्रीज़ के साथ वो नहीं हो पाया। इसमें यूएसए का एग्जांपल दे रखा है कि यूएसए को जापान क्या करता था कि ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करता था, जो भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करता था। अब जब इनका एक्सपोर्ट नहीं हो पाया तो इससे जो कंपनीज यूएसए की थी जो जापान के इस इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थी, तो वो काफ़ी बुरी तरीके से नेगेटिवली अफेक्ट हुई थी। दूसरा मैनमेड का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि सितंबर 2019 में अरामको ऑयल रिफाइनरी जो कहाँ की है, सऊदी अरबिया की है। तो सऊदी अरबिया की ऑयल रिफाइनरी अरामको, उसमें टेररिस्ट अटैक हुआ था ड्रोन से, जिससे उसमें आग लग गई थी। उस आग की वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन नीचे चला गया। जब प्रोडक्शन नीचे चला गया, काफ़ी नीचे चला गया था, तो जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हुई, यानी कि जो ऑयल है वो यहाँ से अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑयल की सप्लाई कम हुई है, सप्लाई कम हुई है, डिमांड उतनी ही वहीं पर है जहाँ थी। तो सप्लाई और डिमांड का अगर रूल लगाया जाए, डिमांड एंड सप्लाई का, तो क्या होता है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो प्राइसेस ऊपर जाने से पूरा ग्लोब अफेक्ट हुआ था और इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा था। आगे हम बात करते हैं। आगे इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात की गई है इससे ट्रेड से रिलेटेड, या आप कह सकते हो कि सप्लाई चेन से रिलेटेड। एक एग्जांपल यहाँ पे चाइना का दिया गया है। इसमें बताया गया है कि चाइना जो है वो ट्रेड को एक वेपन की तरह यूज़ करता है, कि कोई भी ऐसा देश जो चाइना के विरुद्ध जाता है, चाइना की इच्छा के विरुद्ध जाता है, तो वो क्या करता है कि ट्रेड को एक वेपन की तरह यूज़ करता है और उसके साथ ट्रेड बंद कर देता है, या ट्रेड में क्या है, बहुत सारे सैंक्शंस या रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है और उसका जो अन्य देशों के साथ ट्रेड चेन है, यानी कि सप्लाई चेन है, उसको डिसरप्ट कर देता है। इसका एक एग्जांपल है कि जापान के साथ 2010 में चाइना के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ था सेनकाकू आइलैंड को लेके। तो जापान और चाइना के बीच में सेनकाकू आइलैंड को लेके डिस्प्यूट हुआ था, और क्या करता था, चाइना जापान को रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करता था। तो चाइना ने क्या किया, वो बंद कर दिया। अब जब वो बंद कर दिया तो वहाँ की जो कंपनीज डिपेंडेंट थी चाइना के ऊपर रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, वो काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुई और उनको काफ़ी लॉस हुआ था। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे यूएसए का दिया गया है, जिसमें क्या है कि यूएसए पर चाइना डिपेंडेंट था, किसके लिए, माइक्रोचिप्स के लिए। यूएसए एक्सपोर्ट करता था माइक्रोचिप्स का चाइना को, लेकिन बीच में टेंशन्स हुई थी, आपने सुना होगा, यूएसए और चाइना के बीच में। तो उस टाइम पे यूएसए ने माइक्रोचिप्स का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था चाइना को। तो चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी माइक्रोचिप्स की, जिनको ज़रूरत थी, वो उनका शेयर काफ़ी नीचे चला गया था।
स्टॉक मार्केट में उनकी वैल्यू काफ़ी नीचे आ गई थी। ये एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। तो इससे हमें लेसन क्या मिलता है और हमें क्या सीख मिलती है? इंडिया को क्या सीखना चाहिए? इंडिया को सीखना चाहिए कि हमें किसी भी एक देश पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। दूसरा क्या, कि किसी भी एक पर्टिकुलर गुड के लिए कम्प्लीटली हमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अपने देश के अंदर भी हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। पहला तो क्या है, पहला ये है कि हमें जो भी हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में क्या हो, डाइवर्सिटी हो, एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। फॉर एग्जांपल एक्टिव फार्मास्यूटिकल गुड्स इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि जो दवाई बनाने का, दवा बनाने का कच्चा माल होता है, उसके लिए हम चाइना पर डिपेंडेंट हैं। मोर देन 70% हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है, डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। केवल चाइना पर न निर्भर होकर हमें अन्य देशों पर भी निर्भर होना चाहिए, क्योंकि कल अगर चाइना से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं किसी भी कारण से और वो सप्लाई नहीं कर पाता है यहाँ पे इंडिया को, जब ये एपीआईज नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नीचे चली जाएगी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें लेसन इससे सीखने को मिलते हैं कि हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। इसके बाद आपको बताया कि इंडिया भी प्रभावित है चाइना से। जापान का भी एग्जांपल आपको दिया ही था। ऑस्ट्रेलिया का भी आपने अभी सुना होगा कि कोविड-19 की ओरिजिन को लेके और किस तरीके से वो स्प्रेड हुआ, इसको लेके ऑस्ट्रेलिया ने WHO से बोला था कि इसकी स्पष्ट और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो इस बात को लेके चाइना चिढ़ गया था। चाइना ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए उसके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जो भी ट्रेड होता था दोनों के बीच में। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि ट्रेड बंद कर दिया था एक तरीके से। जब ट्रेड बंद कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी गुड्स का, तो ऑस्ट्रेलिया उससे काफ़ी अफेक्ट हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, इन तीनों ने मिलकर अब क्या निर्णय लिया है कि एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू किया है। क्या शुरू किया है? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ये क्यों किया है? क्योंकि चाइना के ऊपर इनको डिपेंडेंसी खत्म करनी है, क्योंकि तीनों देश चाइना से अफेक्टेड हैं। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में कौन सी गुड्स हैं या कौन सी चीज़ें हैं जिन पे फोकस किया गया है? उसमें ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, पेट्रोलियम है, स्टील है, टेक्सटाइल्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं एंड IT सर्विसेज हैं। तो इन पे ध्यान दिया गया है, जिससे कि अब ऐसा भी इसमें माना जा रहा है कि फ्रांस और UK, ये दो कंट्रीज़ हैं, ये भी भविष्य में इसको ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि अभी हाल ही में फ्रांस और UK ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया था कि वो भी इसको ज्वाइन करना चाहती हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, जापान के साथ क्या हुआ, इंडिया के साथ क्या हो रहा है, तो वो उनको भी दिख रहा है कि वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। इस तरीके के इनिशिएटिव की ज़रूरत है। अब सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव क्या है? ये इनिशिएटिव ये है कि मतलब इन तीनों जो भी इसके मेंबर हैं, जो भी इसमें सिग्नेटरी हैं, उनके बीच ट्रेड होगा तो उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी और एक दूसरे के यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ईजिली कर पाएंगे। अब इसके बाद आपको एक अलग प्रकार की सिचुएशन जापान की बता रखी है कि जापान और चीन के बीच में 1970 में डिप्लोमेटिक टाइज हुए थे। उसके बाद जापान ने चीन में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए वहाँ पे। अब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया किसने? जापान ने, यानी कि जापानीज कंपनीज ने चाइना में जाके। उस टाइम पे क्या है, चाइना में लेबर था सस्ता, इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया जापान का चाइना। लेकिन अब जापान को क्या है, कुछ अलग लग रहा है। बोला कि एक देश में हम पूरा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो भी डाइवर्सिफिकेशन चाहता है। तो उसने क्या किया, अभी एक पॉलिसी लेके आया जापान, China+1। China+1 में क्या है कि चाइना में तो हम इन्वेस्ट करेंगे ही, लेकिन साथ में एक और कोई जगह होगी जहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे। तो उनमें से उसने 3 ऑप्शन रखे अपने पास, अपनी कंपनीज के पास 3 ऑप्शन रखे हैं। एक ऑप्शन है आसियान नेशंस में जाके वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश। आप कोई भी चूज़ करिए, वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। लगभग 60 कंट्रीज़ ने अभी इन्वेस्टमेंट चाइना से हटा के कहीं और किया है, यानी कि इन 3 जगहों पर किया है, जिसमें से 2 कंपनीज इंडिया में आई हैं। अब इंडिया को कुछ इस तरीके के लॉज, इस तरीके के कोड बनाने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके जापान के साथ, क्योंकि जापान के साथ हमारे ऑलरेडी संबंध अच्छे हैं। तो जापान इंडिया में इन्वेस्ट करने से नहीं हिचकिचाएगा। अब यहाँ बात आती है
गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट, जापानीज़ गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरेस्टेड है इस डाइवर्सिफिकेशन को लेके। तो जापानीज़ गवर्नमेंट ने अपनी जो कंपनीज़ हैं चाइना के अलावा अगर इन 3 जगहों पे जाके इन्वेस्ट करती हैं तो उनको सब्सिडी देने की भी बात की है कि उनको सब्सिडी भी दी जाएगी। तो यानी कि इससे ये इंडिकेट होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट है वो भी इंटरेस्टेड है, केवल कंपनीज ही इंटरेस्टेड नहीं है। अब उसके बाद इंडियाज़ वल्नरेबिलिटीज़ की बात की गई, भारत की जो सुभेद्यता है उसकी बात की गई है कि भारत कहाँ कहाँ पे सुभेद है। आपको पता है कि इंडिया क्या है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, और कोई भी डेवलपिंग कंट्री यानी कि इमर्जिंग इकोनॉमी किसी भी तरीके से किसी भी टाइप का डिसरप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इट कांट अफोर्ड एनी टाइप ऑफ डिसरप्शन इन सप्लाई चेन। सो इंडिया को किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था एक्टिव फार्मास्यूटिकल गुड्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में और ऑटोमोटिव पार्ट्स के बारे में। तो ऑटोमोटिव पार्ट्स का एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑटोमोटिव पार्ट्स में 27% जो भी इंडिया इंपोर्ट करता है वो केवल चाइना से करता है। तो ये बात फिर वहीं पे आ जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे इसमें डिस्कशन किया गया है आर्टिकल में, राइटर वो बताते हैं कि मेडिकल डिवाइसेस के बारे में अगर बात की जाए तो मेडिकल डिवाइसेस के लिए भारत एशिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन इसके बाद भी भारत 80% इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट है, जो कि इंडिया के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है। इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर इंडिया, ये राइटर बताते हैं। इसमें 80% इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट है कौन सी कंट्रीज से, उसमें चाइना है, यूएसए है, जर्मनी है, सिंगापुर है और जापान है। इन कंट्रीज से इंपोर्ट करता है मेडिकल डिवाइसेस को, और फिर उनको असेंबल करके अन्य जो और देश हैं वहाँ पे इंडिया भेजता भी है। इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की यहाँ पे बात की गई है कि अभी 2018 और 2019 में देखा जाए तो $120 बिलियन इतने की इंडस्ट्री है, कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। और ऐसी संभावना है कि 2025 तक ये $400 बिलियन तक पहुंचेगी। तो ग्लोबल सप्लाई चेन में एक इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। इसलिए भारत को अब कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। तो इंडिया ने ऑलरेडी कुछ कदम उठाए हैं, उनके बारे में आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के बारे में आपको पता है, ऑलरेडी पता होगा। इसमें क्या है कि अपने ऊपर डिपेंडेंट होना है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं होना है, सीधी सी बात यह है। दूसरी बात यहाँ पे क्या की गई है, मेक इन इंडिया की बात की गई है कि मेक इन इंडिया का आपको पता ही है कब आया था, जब ये गवर्नमेंट आई थी एनडीए गवर्नमेंट 2014 में, तो उसके बाद जस्ट लाया गया था मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया पे फोकस करने की बात की गई है, तो ये भी इंडिया ने अच्छा स्टेप लिया है इस ओर। तीसरा क्या है कि जो 101 आइटम्स, कौन से आइटम्स, डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो हमारा होता है, तो उसमें से 101 आइटम्स ऐसे हैं जिनको नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में डाल दिया गया, इनका इंपोर्ट नहीं हो सकता है, इनको हमें अपने स्तर पर ही बनाना होगा। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि, हालांकि ये आर्टिकल में नहीं लिखा है, लेकिन हाल ही में आपने सुना होगा कि एक डीआरडीओ ने स्टेटमेंट दिया था। तो डीआरडीओ ने क्या बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट बताए उसको क्या ज़रूरत है, हम सब कुछ बना के देंगे उसको, जो भी उसको चाहिए। तो ये हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस तरीके का स्टेटमेंट देना ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो इससे ये हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था जो हमने डिस्कस किया आपका। अब इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ऐसे टॉपिक है आपका, इस पे आपको ऐसे लिखना है 300 वर्ड्स में, आराम से लिख सकते हो, आसान टॉपिक है। आत्मनिर्भर भारत एंड इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया। आई होप आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।